अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आप सबका अपने चैनल लिटरेचर ऑफ इंग्लिश में वेलकम करती हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट क्लोनियलिज्म। पोस्ट क्लोनियलिज्म को जानने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्लोनियलिज्म क्या होता है। क्लोनियलिज्म ये होता है कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच आ सुपीरियर नेशन कंट्रोल्स एन अदर नेशन इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड सोशली। ठीक है, आप इसके एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि जिस तरह ब्रिटिशर्स जो थे वो जब इंडिया में आए, बरसगीर में आए, उन्होंने आकर अपनी हुकूमत कायम करना शुरू कर दी और उधर अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी। ठीक है, वो एक सुपीरियर नेशन है ब्रिटिशर्स, और वो अपने आप को हमेशा सुपीरियर ही कंसीडर करते हैं कि वी आर सुपीरियर बिकॉज वी आर वाइट पीपल एंड दे सेड दे आर वाइट। दैट्स वाई वो एक सुपीरियर नेशन है और हम लोगों पर मतलब बरसगीर के लोग जो थे उनको वो हमेशा इन्फीरियर कंसीडर करते थे। और यहाँ पर आके उन्होंने वो हमेशा जो थे हमारे इंडिया के लोग, बरसगीर के लोग, या फिर आप ये कह दें अफ्रीकन्स जितने भी थे, उन लोगों ने इन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया, उनको हमेशा थर्ड वर्ल्ड कंट्री समझा, जिसकी वजह से जो था वहाँ पर क्लोनलिज्म बहुत ज़्यादा था। क्लोनलिज्म ये होता है कि किसी भी सुपीरियर नेशन ने जब एक इन्फीरियर नेशन को अपने काबू में कर लेती है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड सोशली। ठीक है, तो इसको हम लोग कह देंगे कि ये क्लोनियलिज्म है। द सुपीरियर नेशन इस्टेब्लिशेस कॉलोनी इन अदर कंट्रीज़। ठीक है, जो वो ब्रिटिशर्स जिस तरह थे वो आए और उन्होंने यहाँ पे कॉलोनीज़ बनाना शुरू कर दी इंडिया में आकर। तो जो छोटी छोटी उन्होंने जगह जगह कॉलोनीज़ बनाई कि हम लोग हेड हैं, हम लोगों की एजुकेशन चलेगी, हम लोगों की लैंग्वेज चलेगी, हम लोगों का रिलीजन चलेगा, हमारी ही आइडेंटिटी यहाँ पर रहेगी। तो इस चीज़ को कहते हैं क्लोनियलिज्म। ओके, ये हमारे पास आ गया क्लोनियलिज्म की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पोस्ट क्लोनियलिज्म होता क्या है। इट रेफर्स टू द पीरियड एंड आइडियाज़ दैट एग्जिस्ट आफ्टर द एंड ऑफ क्लोनलाइजेशन। मतलब जब ब्रिटिशर्स जो थे बरसगीर पर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था, जब वो यहाँ से वापस चले गए अपने ममालिक में, तो यहाँ पर उनका इम्पैक्ट, उनका इन्फ्लुएंस, उन लोगों की लैंग्वेज, उनकी एजुकेशन, उनकी आइडेंटिटी, उनका रिलीजन, ये सारा कुछ जो था यहाँ पे बरसगीर के लोगों के ऊपर उसका कोई ना कोई असर तो रहा ना। तो ये जो असर था और ये जो सारा कॉलोनलाइजेशन जब ख़त्म हो गया था, तो उस इम्पैक्ट को हम लोग कहते हैं पोस्ट कॉलोनलिज्म। ठीक है, इट फोकसेस ऑन द कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनलाइजेशन। ठीक है, ये इन सब चीज़ों पर, कल्चरल पर, पॉलिटिकल पर और इकोनॉमिक इम्पैक्ट पर असरअंदाज होता है पोस्ट कॉलोनलिज्म। अब समझ आ गई आपको कि कॉलोनलिज्म ये कहते हैं कि जब सुपीरियर नेशन करती है कंट्रोल किसी भी वीक नेशन पर। ठीक है, और पोस्ट कॉलोनलिज्म ये होता है कि जब कॉलोनलाइजेशन एंड होगी तो उनके जो आइडियाज़ एग्जिस्ट कर रहे थे ना उस दौरान के लोगों के ऊपर, उसको कहते हैं पोस्ट कॉलोनलिज्म। ओके, ये अब हमारा क्लियर हो गया कि कॉलोनलिज्म क्या होता है और पोस्ट कॉलोनलिज्म क्या होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली पोस्ट कॉलोनलिज्म को पढ़ने के लिए हम लोगों को किन की फैक्ट्स की ज़रूरत होती है, जिससे हम लोगों को मज़ीद ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि पोस्ट कॉलोनलिज्म होता क्या है। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को प्री कॉलोनलिज्म का पता होना चाहिए, प्री कॉलोनलिज्म और पोस्ट कॉलोनलिज्म। प्री कॉलोनलिज्म ये होता है, प्री का मतलब होता है बिफोर, मतलब कॉलोनलाइजेशन से पहले क्या बात हुई थी। कॉलोनलाइजेशन से पहले ये बात हुई थी कि जो लोग थे वो इसको कहते हैं इम्पीरियलिज्म, कि उन्होंने पहले बिल्ड क्या किया था, उन्होंने एक प्लान बनाया, उन्होंने एक सारा सेटअप तैयार किया कि हम लोग इस तरह जाएंगे बरसगीर के अंदर ब्रिटिशर्स, और इस तरह से हम लोग कॉलोनीज़ बनाएंगे। उनका एक प्लान था, उनका एक आइडिया था कि इस तरह से हम लोग लेकर चलेंगे तो फिर हम जाके वहाँ पे कॉलोनीज़ बनाएंगे और कॉलोनलाइजेशन कर लेंगे। प्री कॉलोनलिज्म यही होता है कि उनकी जो प्री प्लानिंग थी उसको कहेंगे हम लोग प्री कॉलोनलाइजेशन। ओके, जो उनका आइडिया था, उनका प्लान था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्लोनलिज्म। क्लोनलिज्म ये होता है कि वहाँ पर जाकर जो पावरफुल ब्रिटिशर्स की कंट्री थी, उन्होंने बरसगीर जो एक वीक कंट्री थी उसके ऊपर हुकूमत कर ली। ओके, इसको कहेंगे हम लोग क्लोनलिज्म। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोस्ट क्लोनलिज्म। जब वहाँ पर क्लोनलाइजेशन ख़त्म हो गई, पोस्ट मीन्स आफ्टर, जब वहाँ पर क्लोनलिज्म ख़त्म हो गई और उसके बाद उन्होंने आगे लेकर चले इस बात को कि राइटर्स क्या लिखते हैं। ठीक है, जो उन बरसगीर के लोगों के ऊपर हुआ था, अफ्रीकन्स के साथ हुआ था, ये सारे राइटर्स उनके लोगों के बारे में क्या लिखते हैं। ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग पोस्ट कॉलोनियलिज्म। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कि एग्जाम्पल क्या थी जी,
इसकी हम एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि टोनी मॉर्सन जो थी उन्होंने लिखा था बिलीवर्ड। बिलीवर्ड में उन्होंने बताया कि अफ्रीकन्स के साथ किस कदर बुरा सलूक हुआ था उस दौरान में। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल इस तरह से आ जाती है पोस्ट कॉलोनियलिज्म के कि रिलेक्टेड फंडामेंटलिस्ट विच इज़ रिटन बाय मोहसिन हामिद। उसमें भी उन्होंने बताया कि 9/11 के वाक़े में मुसलमानों को किस तरह से अमेरिका ने बुरा साबित किया, ठीक है। इन रियलिटी शायद ऐसी कोई बात भी नहीं थी। इस चीज़ को भी हम लोगों के राइटर्स ने अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया है पोस्ट कॉलोनियलिज्म की बुक में। ओके, नेक्स्ट अब मैं आपको बताती चलूँ। इंग्लिश पीपल ऑलवेज कंसिडर देमसेल्व्स दैट दे आर सिविलाइज्ड, और वो दूसरों को ये कंसिडर करते हैं कि दे आर अनसिविलाइज्ड, दे आर बारबैरिक एंड दे आर ब्लैक। ओके, वो अपने आप को, ब्रिटिशर्स जो थे वो हमेशा कहते थे दैट वी आर वाइट पीपल एंड द अदर्स आर ब्लैक्स। इसीलिए उन्होंने अफ्रीकन्स के ऊपर, उन्होंने वियतनामियंस के ऊपर, उन्होंने इंडियंस के ऊपर, इन सब के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किया, जो साबित करता है कि वो लोग अपने आप को वाइट कंसिडर करते थे और बाकी सबको ब्लैक कंसिडर करते थे और अनसिविलाइज कंसिडर करते थे। यहाँ तक कि वो किसी के रिलीजन को भी अच्छा नहीं थे समझते और ना ही किसी की आइडेंटिटी को अच्छा समझते थे, ना ही किसी की लैंग्वेज को अच्छा समझते थे। इसीलिए तो आज इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज कंसीडर की जाती है, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी लैंग्वेज को पोर्ट्रे किया है। और आज आप ये भी देख सकते हैं कि वेस्टर्न ड्रेसेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है बजाय इसके कि ईस्टर्न ड्रेसेस को फोकस किया जाए। ये भी उन लोगों का जो कॉलोनाइजेशन हुई थी उनका इम्पैक्ट है हम लोगों के ऊपर कि हाँ, हम जो सारी हमारी दुनिया और अवाम है वो इसी बात के पीछे है कि वेस्टर्न ड्रेसेस आर द बेस्ट एंड द ईस्टर्न ड्रेसेस आर नॉट गुड। ये सारी बातें कंसीडर की जाती हैं क्योंकि हम लोगों की अपनी सेंस नहीं है, ये पीछे से ही हम लोगों के ऊपर जो कॉलोनाइजेशन की गई थी उसका इम्पैक्ट है। अब हम लोगों के जो रस्में वगैरह होती हैं शादी ब्याह के मौका पर, एक्चुअली इतनी ज़्यादा रस्में नहीं थी, लेकिन इंडियंस की काफ़ी ज़्यादा रसूमात को हम लोगों ने अपना लिया हुआ है। ये सारी बातें जो हैं ये आ जाती हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंदर कि आखिर उस वजह से हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ था। ठीक है, ये बात आप लोगों को एक मैंने बता दी। नेक्स्ट मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कि बेसिकली पोस्ट कॉलोनियलिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म में क्या डिफरेंस है। अब आप कह रहे होंगे कि मैंने तो दोनों बातें एक ही कह दी। एक होता है पोस्ट कॉलोनियलिज्म हाइफिनेटेड, एक होता है विदाउट हाइफिनेटेड। अब जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म हाइफिनेटेड होता है ना, वो किसी स्पेसिफिक हिस्ट्री को बताता है। स्पेसिफिक हिस्ट्री अब किस चीज़ की, मतलब 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ, ठीक है, ये एक 9/11 को ये वाला वाक़या हुआ, ठीक है। किसी भी चीज़ की हिस्ट्री को बताना कि जो पहले की हिस्ट्री हुई थी, ये मैं हाइफिनेटेड की बात कर रही हूँ कि किसी प्रॉपर हिस्ट्री के बारे में बात करना, ठीक है। जब हमारे राइटर्स किसी हिस्ट्री के बारे में, किसी बैकग्राउंड के बारे में बात करें पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंदर, तो देन वी राइट इट, किस तरह लिखेंगे हम उसको, हाइफिनेटेड, पोस्ट कॉलोनियलिज्म हाइफिनेटेड। बट अगर हम लोग पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ की बात करें जो कि हमारे सब्जेक्ट है बेसिकली, कि वो विदाउट हाइफिनेटेड है। और विदाउट हाइफिनेटेड वो इस तरह से है क्योंकि उसमें पास्ट, प्रेजेंट, यूनिवर्सल हर चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। ना सिर्फ उसमें पास्ट के बारे में बताया गया है कि पास्ट के बरसगीर के लोगों के साथ क्या हुआ था, बल्कि अब उनके जो इम्पैक्ट्स हैं उसके बारे में भी बताया जा रहा है और यूनिवर्सली सारी बातों पर फोकस किया जा रहा है। इसीलिए इसको पोस्ट कॉलोनियलिज्म विदाउट हाइफिनेटेड कहते हैं। और जो हम लोगों के को पता होना चाहिए वो है हाइफिनेटेड, जिसमें हिस्ट्री के बारे में बात होती है। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ इसको आगे शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं फिर इसी तरह से मैं मोटिवेट होंगी कि मैं नेक्स्ट वीडियोस भी आप लोगों के लिए बनाऊं और आपको मज़ीद समझा सकूं, जो नॉलेज मेरे पास है मैं आप लोगों को भी दे सकूं। तो थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफ़िज़।